हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एलर्जी क्या है, साथ ही साथ एलर्जी के क्या क्या कारण होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि टी कोशिका एवं बी कोशिका क्या होती है, इसके बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। साथ ही साथ हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखेंगे, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले तो आपको समझना है एलर्जी क्या है। एलर्जी ना देख करके कभी कभी आपसे एलर्जन पूछेगा, तो उसको भी आपको तैयार करना है। एलर्जी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा अचानक पदार्थ जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया होता है। मतलब जब हमारे शरीर में ऐसा कोई पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया है, मतलब पहले से ही यदि हमारे शरीर के अंदर किसी ऐसे प्रतिरोधक क्षमता का अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप या विकसित हो चुकी है, तो ऐसा यदि कोई पदार्थ प्रवेश कर रहा है शरीर के अंदर जिससे लड़ने के लिए पहले ही हमारे शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो चुका है, तब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अचानक से हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। देखिए अब जैसे ही मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी या आप ये कह सकते हैं कि कई प्रकार की प्रतिरोधात्मक या प्रतिरक्षात्मक क्रियाएं डेवलप हो चुकी है, तो अब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। अब यदि प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है किसी रोग के प्रति या किसी रोगाणु के प्रति, अब मान लीजिए वो रोगाणु जब प्रवेश कर रहा है शरीर के अंदर, तो ऐसे में होता क्या है कि शरीर के अंदर अनेक उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। और ये प्रतिरोधात्मक क्रियाएं जो होती है कई रूपों में हमको दिखाई देती है। जैसे शरीर में जलन होने लगती है, कई व्यक्ति देखे होंगे आप कि उनके शरीर में खुजली होने लगती है। धूप में अचानक यदि वो चले जाते हैं तो उनके शरीर में खुजली होने लगती है। उनके शरीर में कई बार देखे होंगे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर में जैसे ही आप देखेंगे वो धूप में काम नहीं करते हैं और फिर अचानक यदि धूप में जाते हैं तो उनके शरीर में दाने निकल आते हैं, यानी कि छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं या दाने निकल आते हैं जो कि दाने के रूप में दिखाई देते हैं। तो जैसे ही कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर उस रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी होती है। तो जब प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी होती है तो जैसे ही रोगाणु कोई प्रवेश करेगा वैसे ही शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। अब जब ये उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है तो ऐसी स्थिति में शरीर में खुजली होती है, जलन होती है या दाने कई बार निकल आते हैं शरीर में, तो इनके रूप में हमको एलर्जी दिखाई देती है। इन्हीं सभी क्रियाओं को ही हम एक साथ क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर में कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश कर रहा है जिस पदार्थ से लड़ने के लिए पहले से ही हमारे शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, तो ऐसे में होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर अचानक से तीव्र प्रतिक्रियाएं होने लगती है या तीव्र या उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है, जो कि हमारे पूरे शरीर में शोथ के रूप में या तो खुजली के रूप में या तो जलन या दाने के रूप में दिखाई देने लगती है। और इन्हीं क्रियाओं को ही हम कहते हैं एलर्जी। देखिए इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जो एलर्जी होती है ये हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। यानी शरीर के अंदर अगर उच्च प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी है तो इसका भी प्रतीक है एलर्जी। एलर्जी यदि शरीर में हो रही है किसी चीजों के प्रति, यानी उस चीज के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है शरीर के अंदर विकसित हो रही है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कई प्रकार से जैसे धूल होते हैं, धूल के कण होते हैं, इसके अलावा पराग कण होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित अनेक छोटे छोटे डस्ट वगैरह जो होते हैं इनसे, तथा अनेक प्रकार के जो केमिकल होते हैं। इसके अलावा जो रोग कारण होते हैं, रोग कारकों के कारण भी एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब ये एलर्जी उत्पन्न कहां से होती है, यानी एलर्जी के लक्षण हमको दिखाई किन कारणों से देते हैं, तो ये या तो धूल कण या तो धूप कण या तो धूल कण या तो पराग कण, इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, कोई भी सौंदर्य वाली चीज है जिनमें कि डस्ट वगैरह भरा होता है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के केमिकल वगैरह जिनके माध्यम से भी क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। और रोग कारक, कई प्रकार के रोग कारक या रोगाणु हो सकते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो सकता है, चाहे कवक या प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, जिनके माध्यम से
ये एलर्जी के लक्षण जो है हमारे शरीर के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एलर्जी। तो एलर्जी हमारे शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक होती है, यानी शरीर के अंदर अगर कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश कर रहा है जिसके लिए पहले से ही शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक क्रियाएं विकसित हो चुकी है या प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि शरीर के अंदर अनेक उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लग जाती है, जिस कारण से हमको शरीर में खुजली या कि जलन या कि दाने के रूप में इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इन्हीं क्रियाओं को ही हम कहते हैं एलर्जी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टी कोशिका एवं बी कोशिका क्या होती है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये टी कोशिका एवं बी कोशिका एक्चुअल में प्रेजेंट कहां है। तो हमारे बॉडी में आपको पता है कि जो ब्लड होता है उसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी आरबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो शरीर के अंदर जो उपस्थित हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं होती है या लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, आप देखेंगे कि इन श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर मुख्य रूप से अनेक प्रकार की कोशिकाएं डेवलप होती है। उन कोशिकाओं में से 2 प्रमुख कोशिकाएं होती है, टी कोशिका एवं बी कोशिका। तो शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है उसकी जो लिम्फोसाइट होती है वो 2 प्रकार की होती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने वाली जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर मौजूद होती हैं, ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। उसमें से 2 कोशिकाएं, एक है बी कोशिका और दूसरी है टी कोशिका। ये दोनों ही कोशिकाएं यदि हम बात करें कि कहां पाई जाती है, तो भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं वयस्क अवस्था में, यानी वयस्क अवस्था में जब इसका निर्माण होता है तो कहां होता है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। तो कुल मिलाकर के आपको दोनों में आपको क्या समझ में आया कि टी कोशिका एवं बी कोशिका जो होती है इनका निर्माण लिम्फोसाइट से होता है, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं से उपस्थित जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनमें से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक बी कोशिका और दूसरी है टी कोशिका। और ये दोनों कोशिकाएं, इनका निर्माण कहां होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में जब कोई शिशु होता है तो इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण यकृत में होता है, और जब वयस्क हो जाते हैं तो वयस्क में इनका निर्माण कहां होता है, इनका निर्माण फिर अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो टी कोशिका एवं बी कोशिका का निर्माण लिम्फोसाइट कोशिकाओं से होता है और ये भ्रूणीय अवस्था में यकृत से बनते हैं तथा वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा से डेवलप होते हैं। ये दोनों कोशिकाएं जो होती है ये परिपक्व होने के पश्चात शरीर की रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती हैं। देखिए जो बी कोशिका एवं टी कोशिका होती है, ये दोनों की दोनों कोशिकाएं क्या होती है कि जब परिपक्व या मैच्योर हो जाती हैं उसके बाद ये ब्लड के माध्यम से या लिम्फ या लसिका के माध्यम से परिसंचरित या ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका परिसंचरण होता रहता है। इस प्रकार से जो टी कोशिकाएं होती है, टी कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं तथा जो बी कोशिकाएं होती है ये एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षियों के निर्माण का कार्य करती है। दोनों कोशिकाओं के आपको काम भी ध्यान में रखना है। जो टी कोशिका होती है इसका काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना यानी इम्यून सिस्टम डेवलप करना, और जो दूसरी है हमारी बी कोशिका, इसका वर्क या इसका फंक्शन या इसका कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का निर्माण करना किसका काम होता है, बी कोशिका का, और प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का निर्माण करना किसका काम होता है, टी कोशिका का। तो आपको इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि टी कोशिका एवं बी कोशिका समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण की यदि हम बात करते हैं, टीकाकरण की यदि हम डेफिनेशन देखें तो देखिए टीकाकरण जो होता है एक प्रकार का ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के अंदर रोग के प्रति प्रतिरोधकता को हम पैदा करते हैं। अर्थात किसी भी जीव के अंदर किसी रोग के प्रति यदि हम इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम टीकाकरण कह सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा उपाय जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के अंदर रोगों के प्रति प्रतिरोधकता या प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं टीकाकरण। देखिए आपको नॉर्मली यहां पे समझना है कि टीकाकरण के बारे में सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि सबसे पहले टीकाकरण का प्रारंभ कहां से हुआ। तो सबसे पहले देखिए एडवर्ड जेनर, आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट हैं। एडवर्ड जेनर ने सन
1798 में, यानी आपको नोट कर लेना है 1798 में इन्होंने चेचक की रोकथाम के लिए चेचक के प्रभावहीन विषाणु का टीका जो है सबसे पहले लगा करके टीकाकरण जो है प्रारंभ किया था। यानी चेचक, जिसको कि आप लोग स्मॉल पॉक्स कहते हो, स्मॉल पॉक्स को रोकथाम करने के लिए सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1798 में एक टीका विकसित किया और इसको क्या किया, संप्रेषित किया, इसको अंदर जो है प्रवेशित किया जीव के अंदर, और इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत की, यानी टीकाकरण का प्रारंभ किया। तो टीकाकरण एक प्रकार का ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के अंदर रोगों के प्रति प्रतिरोधकता को डेवलप करते हैं, अर्थात प्रतिरोधकता को हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे हम टीके की यदि बात करते हैं, देखिए टीके को प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। पहले तो आपको यह समझ लेना, यानी वैक्सीन को अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश कराना या प्रविष्ट कराना ही टीकाकरण कहलाता है। और सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि टीका यानी कि वैक्सीन क्या है। देखिए टीका जो होता है यह वास्तव में मृत, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कमजोर या कोई भी जो निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं जो कि कमजोर होते हैं, वास्तव में मृत होते हैं, या इसके अलावा जो निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु होते हैं, अथवा उनके उत्पादों से तैयार कोई भी यदि पदार्थ है जिन्हें यदि हम शरीर में प्रवेश करा देते हैं तो बिना रोग उत्पन्न किए ये बचावकारी कोशिकाओं के निर्माण में अथवा एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। तो टीके की यदि हम बात करते हैं तो टीका वास्तव में क्या होता है कि मृत, कमजोर या निष्क्रिय जो रोगाणु होते हैं इनको यदि हम शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं तो इससे होता क्या है कि ये रोगाणु जो है शरीर के अंदर बिना रोग उत्पन्न किए ये बचावकारी कोशिकाओं का निर्माण करने लग जाते हैं, अर्थात एंटीबॉडी सेल का निर्माण करने लग जाते हैं। तो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार से ये प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं शरीर के अंदर। तो हमने आपको कहा क्या कि टीकाकरण एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधकता को पैदा कर सकते हैं। तो हमने वही तो कहा कि टीका क्या है, तो टीका एक प्रकार का वास्तव में मृत, कमजोर या निष्क्रिय कोई भी यदि रोगाणु है, इसको जब हम शरीर के अंदर प्रवेश कर देते हैं तो ये शरीर के अंदर बिना रोग उत्पन्न किए कई प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण करने लग जाता है और इस प्रकार से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है, यानी कि किसी भी रोग के प्रति प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न कर देता है। और इस प्रकार से जब वास्तविक रोगाणु कोई शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं और रोगों से जीव की रक्षा हो जाती है। तो हमने यही तो कहा कि टीकाकरण एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा किसी भी जीव में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता को विकसित किया जाता है या पैदा किया जाता है। इस तकनीक में कोई भी कमजोर रोग कारक, जैसे हमने आपको पहले ही कहा कि कमजोर रोग कारक जैसे कोई भी मृत, कमजोर या निष्क्रिय यदि कोई रोगाणु है इनको शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। तो कमजोर रोग कारक का मतलब है कि ऐसा रोग कारक जो कि शरीर के अंदर रोग उत्पन्न ना करे। एक्चुअल में आप देखेंगे कि रोग कारक या रोगाणुओं का काम होता है शरीर में रोग उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से कोई ऐसे कमजोर रोग कारक को लेना है जो कि शरीर के अंदर रोग उत्पन्न ना करे, तो ऐसे रोग कारक को हम शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं और इस प्रकार से ये कमजोर रोग कारक शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर देते हैं। अब जब प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरोधकता को विकसित कर देते हैं तब होता क्या है कि ऐसी स्थिति में यदि बाहर से अब कोई वास्तविक जीवाणु यानी कि कोई मजबूत रोगाणु जो कि शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है, अब यदि कोई मजबूत रोगाणु या कोई वास्तविक रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करता है तब ये प्रतिरक्षी जो बने हैं, डेवलप हुए हैं, ये उन्हें नष्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, इस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर जीव की या व्यक्ति की क्या कर देते हैं, रक्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी रोग कारक या रोगाणुओं को कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले जो कारक होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। यानी रोग कारक या रोगाणु कोई भी यदि है उनको कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले जो कारक होते हैं उनको हम कहते हैं टीका, तथा किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि इस टीके को या वैक्सीन को हम प्रविष्ट कराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण आपको समझ में आ गया होगा। टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के अंदर किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता को विकसित करते हैं। इसमें किया क्या जाता है, तो कोई भी कमजोर रोग कारक जो कि शरीर के अंदर रोग उत्पन्न ना करे उसको शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है और वो कमजोर रोग कारक फिर शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करने लग जाते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना देते हैं
फिर यदि कोई वास्तविक रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये जो एंटीबॉडी निर्माण हुई है ये उन्हें क्या कर देती है, नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार से जीव की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी रोग कारक या रोगाणु जो कि कृत्रिम रूप से हमने शरीर के अंदर प्रवेश कराया है, इनको प्रवेश कराने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को हम टीका कहते हैं या वैक्सीन कहते हैं, तथा किसी व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन को प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शरीर के अंदर जो टीके का प्रवेश होता है, टीके का प्रवेश कई माध्यम से अलग अलग प्रकार से करा सकते हैं। जैसे कई टीके ऐसे होते हैं जो कि पोलियो के फार्म में मुंह से प्रवेश करा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या होता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से टीकाकरण की शुरुआत कहां से हुई, तो यह भी आपको याद रखना है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में सबसे पहले चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए सबसे पहले इन्होंने टीकाकरण लगा करके प्रारंभ किया था, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि टीकाकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।